सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी चैनल। और आज हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स में हमेशा बच्चों का रहता है, एक डाउट। बच्चों को रहता है फोबिया। वो क्या है? न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। विल ट्राई कि हम आज कम से कम आज के लेक्चर में 8-10 न्यूमेरिकल डिस्कस करें, सो दैट आपका जो न्यूमेरिकल्स का एक डाउट है, एक फोबिया है, वो धीरे 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 खत्म होता जाए। ठीक है? और देखो, किसी चीज के डर को अगर निकालना है तो उसके पीछे पड़ जाओ। मैं बहुत एक सिंपल सा फंडा बोलता हूँ। क्लास 10th में जब मैं बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आप रिएक्शंस बनाओ, तो बच्चे कहते हैं सर हमें वो जो 9th में क्रॉसिंग किया था ना, NaNO3 और उनकी वैलेंसी, और वो समझ में नहीं आया। तो मैं बोलता हूँ बेटा, जिस दिन 100 रिएक्शन लिख लोगे तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप बच्चों के लिए टारगेट है, जिस दिन आप 1000 न्यूमेरिकल्स कर लोगे, आपके सारे न्यूमेरिकल का फोबिया निकल जाएगा। जिस दिन आप 10,000 न्यूमेरिकल कर लोगे, आप न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को मिला के इसी साल में 1 लाख से ऊपर न्यूमेरिकल कर लोगे, तो भाई आपका जेई नीट कैसे क्वालिफाई नहीं होता। मेरा नाम बदल देना, अगर आप 1 लाख क्वेश्चन करने के बाद भी आपका जेई और नीट क्लियर ना होता। बट वो 1 लाख करने के लिए पर डे का कैलकुलेशन निकालो कि पर डे में मुझे 60-70 न्यूमेरिकल करने हैं। पर सब्जेक्ट निकालूं तो 25 न्यूमेरिकल पड़ेंगे यार। 25 न्यूमेरिकल पर डे करो पर सब्जेक्ट। आपका जेई नीट क्या चीज है यार, सब हवा की बातें हैं, सब आराम से हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। चलो, अगला पॉइंट। पहला न्यूमेरिकल आज का, हमने क्या करना है? न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। फॉर्मूला में ऊपर लिख देता हूं सबसे पहले। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला को याद रखो और इसके ऊपर हमें सारा कुछ करना है। फ्री पिथ बॉल, पिथ बॉल क्या होती है? एक बॉल होती है जिसमें अंदर हम चार्ज जो है स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास थर्मोकॉल की बॉल्स होती है, वैसी पिथ बॉल भी होती है, ऑफ ग्राम, ऑफ 8 ग्राम्स। ठीक है? 8 ग्राम उसका मास गिवन है हमें। दिस इज स्मॉल एम मास गिवन, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस मच। तो ये हमें चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल बी। हमें सेकंड बॉल का चार्ज निकालना है, तो ये Q1 गिवन है, हमें Q2 निकालना है। Q2 वी नीड टू फाइंड आउट। फिक्स 5 सेंटीमीटर, तो हमें डिस्टेंस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अभी थोड़ा सा सिस्टम जो है ना, नॉर्मल सिस्टम नहीं, थोड़ा सा ये सिस्टम जो है वर्टिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है। जी, वर्टिकल फॉर्म में। तो एक बॉल मान लो ये पड़ी है, और एक बॉल ये पड़ी है। ये बॉल है बॉल ए, जिसके पास कुछ चार्ज है Q1। ये बॉल है बी, इसके पास भी कुछ चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R 5 सेंटीमीटर है। हमें बोला है सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। स्टेशनरी कब रहेगी? जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, या आप कह सकते हो सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी। देखो, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी स्टेशनरी तब है जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अब देखो, एक बॉडी अगर हवा में है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी। बॉडी नंबर ए जो है, आई गेस न्यूमेरिकल समझ में आ गया, गिवन समझ में आ गया, आगे चलते हैं। बॉडी नंबर ए जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगी। तो जब कोई बॉडी नीचे आने की कोशिश कर रही है तो उसके ऊपर पहली फोर्स लग रही है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विच इज F इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी फोर्स जो है इन चार्जेस के बीच में है, दैट इज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट यानी कि बैलेंस आउट हो गई, तो पहली बॉडी नीचे गिरेगी नहीं। यानी कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रिपल्शन। देखो, इन्होंने ये भी पूछा हुआ कि नेचर, देखो नेचर पूछा है सबसे पहली बात। तो नेचर में बिना सॉल्व करे बता सकता हूं कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, है ना? तभी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और वो ऊपर की तरफ आएगी। देखो, डायग्राम को दोबारा से समझो। इसकी एक फोर्स नीचे आ रही है, मुझे इस फोर्स को बैलेंस आउट करना है, तो दूसरी फोर्स ऊपर जानी चाहिए। यानी कि ये वाली फोर्स जो है ये अप होनी चाहिए, और ये तो हमें पता है कि ये डाउन होती है हमेशा ही, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। तो ये फोर्स अप कब होगी? जब ये भी पॉजिटिव होगा और ये तो पॉजिटिव हमें गिवन ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल अवे जाएगी उससे। ठीक है? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस आउट करते हैं। mg इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मुझे यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकाल लेता हूं मैं। mg इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय के इंटू Q1। आओ वैल्यू पुट करें। मास दिया हुआ था हमें 8 ग्राम,
तो 8 × 10⁻³ ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है भाई 9.8 लेनी पड़ेगी। अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है 10 लो तो लेना, नहीं तो अपनी मर्जी से मत लेना, नंबर कट जाएंगे। आर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड बाय के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना गिवन था, लेट्स सी अगेन, 5 समथिंग था, हाँ 5 × 10⁻⁻8, 5 × 10⁻⁻8। अब इसको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर यहां से निकल जाएगा। देखिए मैं फिर से थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन करता हूँ, 9 से इसको कट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 आएगा, 1.09 आएगा, उसको राउंड ऑफ करके मैं 1.1 ले लूंगा। ओके, एक 5 से ये 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 5, 8 5 × 40। अब रह गई हमारी पावर्स, यहाँ नीचे बचेगा क्या, +1, ऊपर जाके हो जाएगा -1, यहाँ ऑलरेडी क्या है -3 है। अच्छा 40 × 1.1 भी रह गया ना, हाँ ये 1.1 रह गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है पावर, -3, यहाँ से आएगा कितना हमारे पास, -4, -3 -4 -8, सॉरी -3 -4 -7, और एक ये और आएगा नीचे से, तो -8। इसको भी सॉल्व कर दो, 44 × 10⁻⁻8 कूलम, ये हमारा आंसर आएगा। दिस इज आवर आंसर, लेट मी चेक। बुक में दिया हुआ है 4.36 × 10⁻⁻7 कूलम। सो आई गेस हमारा इतना अप्रोक्स चल जाएगा, हमारा इतना अप्रोक्स चल जाएगा। और ये अप्रोक्स किस वजह से आया है, क्योंकि मैंने इसको ये किया था 9.8 को 9.9 अप्रोक्स मान के हमने कर लिया था, ठीक है। अब ये करने से देखो थोड़ा सा हमारा अप्रोक्स होता है, अगर एमसीक्यू है तो भाई आपको प्रॉपर करना है, अगर एमसीक्यू नहीं है तो ये करके आप कम से कम अपना टाइम बचा के जल्दी सॉल्व तो कर लोगे। और अगर एमसीक्यू में भी बहुत क्लोज आंसर है ना, जैसे आपका आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली 44 आ रहा है, ऑप्शन ही 4.3 वाला एक ही है ऑप्शन, तो आप उसको सीधा सेलेक्ट करोगे, है ना, क्लोजेस्ट आंसर चूज करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी फोटो ब्लर है बट आई होप इट इज विजिबल, चल जाएगा। अब पार्टिकल ऑफ मास m, मास दिया हुआ है हमें, तो जहां पर भी मास आएगा वहां mg तो लगेगा ही लगेगा, है ना, मास दिया हुआ है तो mg लगेगा। कैरिंग अ चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो ये कुछ आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला सिस्टम चल रहा है। मैं दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरीज अ चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज q2। तो एक चार्ज है हमारे पास, यही बना देते हैं, एक चार्ज है हमारे पास q2 जो पॉजिटिव है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए आपका कुछ एटम वाला सिस्टम चल रहा है, इसके चारों ओर एक -q2 चार्ज है, वो घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में। हमें दिया हुआ है इसका मास भी गिवन है m, और हमें गिवन है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है जी। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है, ऑफ द चार्ज -q1, मैंने दोनों -q2 ले लिए, बाहर q1 है, सॉरी दिस इज q1 जी, ऑफ द चार्ज -q1 अबाउट q2 इज दिस फॉर्मूला। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, मैं सीधा पहले उसके ऊपर चलता हूँ, फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं। टाइम पीरियड निकालने का बहुत सिंपल फंडा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि ये सर्कुलर में है तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 2πr डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू v। तो t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय v। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर एक फोर्स तो लगेगी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, के Q1 Q2 डिवाइड बाय r², कूलम फोर्स, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी फोर्स देखो, मास था, मुझे लगा शायद ग्रेविटी वाला कुछ लगेगा, लेकिन ग्रेविटी वाला यहाँ नहीं लगने वाला, यहाँ कुछ और लगेगा। बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है वहां पर एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² बाय r, इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो और यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दो, mv² बाय r। ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ एस एल अरोड़ा के ही क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, मैं बोलूंगा, है ना।
तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, v वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय एम आर, बिकॉज एक आर कट गया था, बाकी रह गया था। तो ये v की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू वहां पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू, मैं k की वैल्यू भी पुट करता हूँ बिकॉज ऊपर फॉर्मूला में यहाँ देखो, देखिए आपके पास ना एप्सिलॉन नॉट भी है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट भी है, इसलिए इसको एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय एम आर, और पूरे का रूट, ये हमारी v की वैल्यू आई। आइए पुट करते हैं पहली इक्वेशन में। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r, और ये सारा का सारा है अंडर रूट में, और डिवीजन में था इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर डिवाइड बाय Q1 Q2। देखिए कुछ कुछ फॉर्मूला हमारा वैसे आ गया है, मैं एक बार फॉर्मूले से कंपेयर करूं। नीचे Q1 Q2 आ चुका है, सही है। ऊपर थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, हाँ, ऊपर देखिए m आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट भी आ चुका है, लेकिन यहाँ 16 पाई क्यूब है और आर क्यूब है। तो आई गेस आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। इस 2 पाई आर को स्क्वायर के अंदर लेके आओ, जब किसी चीज को हम स्क्वायर के अंदर लाते, स्क्वायर रूट के अंदर लाते हैं, सॉरी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, इसको मैं अंदर लाया, स्क्वायर कर दिया, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर डिवाइड बाय Q1 Q2। देखिए जो क्वेश्चन आपको बड़ा टफ और बड़ा खतरनाक सा लग रहा था, कैसे चुटकियों में सॉल्व हो गया। 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब होल डिवाइड बाय Q1 Q2। बेसिक को पकड़ के चलो मेरे भाई, सब हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी एसिडिक नहीं है, सब कुछ बेसिक है। बेसिक पकड़ोगे तो सारा काम आपका सॉल्व हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन। एग्जांपल नंबर 9 जी, पहले हम नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। टू insulated charge copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। तो हमें बीच का डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर। टू कॉपर स्फेयर है, ठीक है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच वन इज दिस वन, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ ईच वेज 0.5 kg। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। हमें दो चार्जेस गिवन है, Q1 Q2, और दोनों सेम गिवन है, दोनों सेम गिवन है। कितना गिवन है, 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, आई एग्री। और डिस्टेंस भी गिवन है हमें, तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 तो दोनों सेम है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है, बट आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करके 13 13 आ जाएगा ऊपर, और 13 का होल स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद। द आंसर विल बी, I'll just take the help of the book. I'm not saying I'm not taking the help of the book, because answers calculate करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। Example number 999 जी, the answer comes out to be 1.5 into 10⁻⁻² न्यूटन। ये हमारी आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं इसको एफ ई लिख रहा हूँ। अब इन्होंने बोला इसको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी, तो एफ जी स्टैंड फॉर, अच्छा वन मोर थिंग, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जरूर करो, अनसॉल्व्ड नहीं होते तो मुझे भेजो, मैं आंसर्स आपको बताऊंगा कैसे निकालने हैं। लेकिन सॉल्व करोगे, आपके पास सॉल्यूशन भी गिवन होता है, हिंट मिल जाती है। नहीं समझ में आता, आप मुझे मेरे वीडियोस के अंदर भेजो पेज नंबर दिस,
क्वेश्चन नंबर दिस। अच्छा, एक चीज और करना है कि कई बार ना ओल्ड बुक न्यू बुक का फर्क होता है। मेरे पास मोस्टली ओल्ड बुक्स पड़ी हैं। तो आप लिखोगे पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, और क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट लिख पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक लाइन लिख दो कि सर ये वाला क्वेश्चन में इसका मेरे को डाउट समझ नहीं आया। ठीक है, सो दैट मैं आपको आपके डाउट्स भी एक्सप्लेन कर पाऊं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स में न्यूमेरिकल है। थ्योरी आप लोग कर लेते हो, तो न्यूमेरिकल्स के लिए इस बार क्योंकि हमारे पास टाइम पूरा है, इसलिए हम इसको ढंग से करेंगे। देखो, एसएल की बुक के अंदर मेरे ख्याल से मुश्किल से 1500-1600 पेज होंगे। तो 1600 पेज, 365 डेज आपके पास पूरे के पूरे पड़े हैं। पर डे कितने पढ़ते हैं? 5-10 पेजेस पढ़ेंगे। तो मेरे भाई इतना तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? हाँ जी। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2/r²। ठीक है जी। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास इज गिवन है हमें 0.5 kg। तो 0.5 इंटू 0.5, और नीचे भी हमारे पास 0.5 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारी वैल्यू यही आ गई 6.6। हाँ, 6.6 × 10⁻⁻11 जी, बिल्कुल। और यहाँ से आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स शायद 11th में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। यूनिवर्स में हर जगह अवेलेबल है ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि चार्ज भी हर बॉडी के अंदर है, एटम हर जगह है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर जगह है। तो ये दोनों फोर्सेस अवेलेबल है, बट ये जो फोर्स होती है ये हमेशा वीक होती है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। इसका सेकंड पार्ट समझाना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट? तो हमने चार्ज को डबल कर दिया, 2q कर दिया। अब डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया, यानी कि r/2 कर दिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हम सीधा लगाएंगे कि Q1 Q2 की जगह हो जाएगा। देखिए, हमारा ऊपर Q1 Q2 सेम था, तो Q स्क्वायर था, उसकी जगह आ जाएगा 2q इंटू 2q डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर। सीधा ऐसे सॉल्व करेंगे। आप वैल्यूज रखेंगे तो लंबा काम हो जाएगा। k इंटू 4q² डिवाइड बाय r² बाय 4, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 16 टाइम्स हो जाएगी ये KQ² बाय r²। अब देखो, ये वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं KQ² बाय r² की। इसको सीधा 16 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन को जितना कम करें उतना हमारे लिए फायदा है। दूसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने? द टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसके अंदर। F इज इक्वल टू F0/K। पिछले लेक्चर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आपकी F0 की वैल्यू आई थी 1.5 इंटू 10⁻⁻2, ऑफकोर्स न्यूटन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड बाय 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहां से निकल आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, वो भी इसी से कनेक्टेड है, बिकॉज वहां पर भी यही चार्जेस लिए हुए हैं। फटाफट से मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ दूं आपके सामने। थोड़ा सा इसको स्मॉल करना पड़ेगा जी। सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी इन एग्जांपल 9 हैव आइडेंटिकल साइजेस, a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, and then brought in contact with the second, and finally removed. What is the new force of repulsion between A and B? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये चार्जिंग बाय कंडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाए थे। हमारे पास ए बॉडी है, इसके पास चार्ज है Q। हमारे पास बी बॉडी है, इसके पास भी चार्ज है Q। ठीक है जी। ये दोनों आपस में किसी डिस्टेंस पे पड़े थी, तो हमने ऊपर फोर्स निकाली थी। क्वेश्चन हमारे पास ऊपर वाला ही है। अब देखो, हमने क्या किया, एक देखो स्टेटमेंट को साथ में रखते हैं हम। हाँ, अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, तो इसके पास चार्ज जीरो है ना। जीरो चार्ज है इसके पास, जीरो चार्ज। इस जीरो चार्ज वाली बॉडी को हमने कांटेक्ट में रखा फर्स्ट के साथ, तो ये रख दिया हमने सी को इसके पास। पहले क्या था, इसके पास क्यू था जीरो, इसके पास चार्ज था क्यू, और इसके पास चार्ज था जीरो। ये हो गया इनिशियल केस। फाइनल क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो फाइनल में क्या हो जाएगा,
ए के पास कितना चार्ज बचेगा, सी के पास कितना चार्ज बचेगा, वो बचेगा क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाय टू, दैट इज क्यू बाय टू ईच। तो ए के पास चार्ज रह गया क्यू बाय टू, सी के पास चार्ज आ गया क्यू बाय टू, उसने वो चार्ज उससे गेन कर लिया, कंडक्शन। अब क्या बोल रहा है, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड। अब इस सी को इसके पास लेके जाओ, अब सी के पास कुछ चार्ज है, वो ऐसे नहीं है, अकेला जीरो नहीं है। अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब हो जाएगी बी के पास था क्यू, सी के पास है क्यू बाय टू, इन दोनों को ऐड करो और एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो। तो ये हो जाएगा 3Q/4। आई होप इट इज राइट, 3Q/2, हाँ 3Q/4 ईच। तो अब बी के पास कितना चार्ज है, 3Q/4। सी के पास कितना चार्ज है, 3Q/4। लेकिन वो अभी भी कह रहा है फोर्स निकालो ए और बी के बीच का। तो फाइनल कंडीशन में ए के पास चार्ज बचा Q/2, बी के पास चार्ज बचा 3Q/4, लेकिन डिस्टेंस अभी भी वही का वही रहा है आर, क्योंकि हमने बीच का डिस्टेंस तो डिस्टर्ब नहीं किया है ना। तो अब फोर्स क्या आ जाएगी, आइए निकालते हैं। So the new force F dash will be K Q/2 into 3Q/4 होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3/8, बाहर निकाल दिया, KQ² बाय आर स्क्वायर। और KQ² बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, 1.5 आई थी मेरे ख्याल से, जी हाँ 1.5। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अगर ये वैल्यू ना पता होती तो फिर हम क्यू की और आर की वैल्यू पुट करते और यहाँ इसको सॉल्व करते, कंपैरिजन हमारे पास आ जाता। ठीक है, तो ये देखो न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं है यार, हमने बस हवा बना रखा है इसको ना, तो हवा नहीं बनाना। चार न्यूमेरिकल हमने कर भी लिए हैं, देखो 20 मिनट के अंदर, इतने प्यार से हमने कर भी लिए। अगले न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। जी स्क्रीन थोड़ी सी और सी जूम आउट करता हूँ। हम्म। Two identical charges Q each are distance r from each other. A third charge Q is placed in the line joining the above two charges such that all charges are in equilibrium. What is the magnitude of charge Q? ये एक और टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं जिनके ऊपर, दोनों के ऊपर चार्ज Q है, दोनों पे चार्ज कितना है Q। यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, ये ज्यादा स्मॉल हो गया क्या, आई होप इट इज क्वाइट जूम आउट। तो 1 मिनट होल्ड करो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। जी बिल्कुल, इसको 100% कर लेते हैं। सम टेक्निकल थिंग्स आर ऑलवेज देयर, बिकॉज हम जब टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं थोड़ा सा तो हमारे साथ ये चीजें रहती ही हैं। बस 2 मिनट में इसको छोटा करते हैं। अभी भी स्क्रीन में पूरा नहीं आया। दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर वेन एवर आई टीच विद दी टेक्निकल थिंग्स, थोड़ा बहुत वहां पे टेक्निकल एरर वहां पे रहता ही है। चलो, हाँ जी, नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज विजिबल ऑल्सो। क्यू एंड द अदर थिंग इज क्यू। बहुत ज्यादा जूम आउट करने से ना, देन द वर्ड्स व्हिच आई वाज राइटिंग इट वाज नॉट अवेलेबल। दो आइडेंटिकल चार्जेस है हमारे पास, क्यू क्यू ईच, डिस्टेंस है दोनों के बीच में आर, डिस्टेंस आर, स्ट्रेट लाइन होती है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ी हो गई है। अ थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। इन दोनों के बीच में हमने एक थर्ड चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, सच दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे एक थर्ड चार्ज रखा है क्यू, ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, तो बाकी का डिस्टेंस रह गया कितना, आर माइनस एक्स।
ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है एक तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है क्यू की, स्मॉल क्यू की, और पोजीशन यानी एक्स भी निकालना है। पहले हम निकालते हैं एक्स। एक्स जो है बड़ा इजी है निकालना। हमें क्या करना है, फोर्सेस देखनी है, तो देखना ध्यान से। ये ये दोनों फोर्सेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगी। ठीक है। और ये फोर्स होगी हमारी F1, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, ये दूसरी फोर्स होगी F2। सारा कुछ पॉजिटिव होना इसलिए इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये दोनों फोर्सेस जो है अट्रैक्ट कर सकती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बता दूं, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको ध्यान से समझा दूं, पहले ध्यान से समझो। पहला केस मैंने लिया, इफ क्यू इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रही है। F1 और F2 बैलेंस आउट हो जाएंगे, सिस्टम हमारा सेट हो जाएगा। दूसरा केस समझना, अगर Q जो है नेगेटिव हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। Q, कैपिटल Q, और ये बीच में हमने रखा है माइनस Q। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये F1 हो जाएगी। ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये F2 हो जाएगी। अभी भी फोर्सेस ऑपोजिट है ना, अभी भी फोर्सेस ऑपोजिट है। तो फिर भाई दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है ये, तो दोनों में से राइट आंसर क्या होगा, यहां पर भी F1 F2 को बैलेंस होके हो सकता है, दोनों में से राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी Q इज नेगेटिव। क्यों, उसका रीजन समझना। हमें बोला है तीनों चार्जेस, ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट दोबारा से समझो, हमें क्या बोला है, ऑल द चार्जेस, ये ऑल वर्ड जो आ गया ना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलता कि वो बीच में एक चार्ज रखा कि उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो, तो उस चार्ज पे नेट फोर्स तो दोनों केस में जीरो आ रही है। आप दोनों में से कोई भी केस दे दो, आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब बोला तीनों के तीनों जीरो, तो देखो ध्यान से समझना, ऊपर वाला केस, ऊपर वाला केस ध्यान से समझो। क्या हो रहा है, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, ये तो होगी आपस में। लेकिन ये दोनों भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो रिपल्सिव। सारी की सारी फोर्सेस जब रिपल्सिव है, तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, द आंसर इज नो। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये रॉन्ग है, ये वाला पॉइंट नीचे वाला जो है वो सही है। यहां पर क्या होगा, अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, बाहर रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, बाहर रिपल्सिव फोर्सेस हैं, तो क्यू के ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। आइए आगे चलते हैं, फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। F1 की वैल्यू, के क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्योंकि सब कुछ तो वही है, डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। जो जो कैंसिल होता है काट दो, के क्यू क्यू कट गया, नीचे जो रह गया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अंडर रूट ले लो तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू r/2, यानी कि वो एग्जैक्टली exactly मिड में रखेंगे। लेट मी चेक द आंसर ऑल्सो। कौन सा क्वेश्चन था ये, 12th था शायद जी। x इज इक्वल टू r/2, बिल्कुल x की वैल्यू r/2 आती है। ठीक है बेटा, और आई होप वो अट्रैक्शन रिपल्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम स्मॉल क्यू की वैल्यू इन F1 और F2 से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, एक फोर्स निकालेंगे। फोर्स देखो, क्योंकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, एंड दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, यानी कि वही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस आउट कर दिया, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। नहीं तो ऊपर वाले केस में तो इक्विलिब्रियम कभी आ ही नहीं सकता था। तो आइए निकालते हैं क्या फोर्सेस है, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, और एक्स की वैल्यू क्या आई थी, r/2, तो r² बाय 4।
इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा क्या, के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बिकॉज इनके बीच में आर का गैप है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो चीजें कैंसिल होती है काट दो, के कैंसिल, कैपिटल क्यू कैंसिल, के कैंसिल, कैपिटल क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आर घूम के ऊपर आ जाएगा। तो 4 क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, और हमें स्मॉल क्यू निकालना है, तो उसका आंसर आएगा Q/4। और नेगेटिव आना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इट विल बी नेगेटिव। तो ये आपका नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल था। ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सारे टाइप के न्यूमेरिकल एक एक डिस्कस कर लूं। ठीक है, हमारे 6 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। विल ट्राई टू डू 2 और 3 मोर न्यूमेरिकल्स, सो दैट आपका ये जो आज का लेक्चर है एक बढ़िया ढंग से जो है हमारा सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जी। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर किया है, क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव फर्दर। ये 6 हो गया, 7th भी हो गया, 12th भी हो गया जी। नाउ नेक्स्ट वन जी। टू स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग चार्ज क्यू, ईच हैविंग, जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट निकाल लूं। ये आई गेस एग्जांपल नंबर है 18। हाँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट में कमी है, तो मैं वो स्टेटमेंट भी आपके सामने निकाल देता हूँ। एक बार इसको मैं जूम कर लूँ प्रॉपर। कई बार पिक्चर कट करने में टाइम लग जाता है जी। थोड़ा सा इसको पिक्चर छोटी कर ले, सो दैट इट विल बी विजिबल ऑन आवर स्क्रीन जी। टू स्मॉल स्फेयर्स, इतना तो दिख रहा है हमें। टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग मास m, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास m एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, from a point by insulating thread, from a point by insulating thread, each L meter long, but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical, यहाँ ये VIR तो दिख ही रहा है, that means vertical, vertical, then when equilibrium has been attained, show that q square is equal to 4 mg L square sin square tan theta 4 pi epsilon नॉट। तो ये भी देखो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, बट अगेन जब हम करेंगे तो बहुत इजी सा रहेगा। पहले स्टेटमेंट समझ ले, क्या कह रही है हमारी स्टेटमेंट। टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग चार्ज, उनको सस्पेंड किया, दो बॉल्स हैं आपके पास, उनको आपने सस्पेंड कर दिया, दोनों पे सेम चार्ज है, तो चार्ज की वजह से वो रिपेल होंगी और ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, है ना। पहले हमने ऐसे रखा, वो रिपेल होंगी तो ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने दो बॉल्स को ऐसे लगाया, अब इन दोनों के पास चार्ज है, तो ये भी बाहर की तरफ जाएगी, ये भी बाहर की तरफ जाएगी। तो हमारे हमें जो है मेन फाइनल वाला डायग्राम समझना है। तो ये हमारी सॉरी, ये हमारी पहली बॉल यहाँ पहुंच गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी दूसरी बॉल यहाँ पहुंच गई, रिपेल हो गई। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, थीटा हमें गिवन है, ये लेंथ हमें एल गिवन है। ठीक है जी, मास हमें एम गिवन है, और बस बाकी कुछ है नहीं। तो आइए किसी एक पॉइंट पे करते हैं क्या होगा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, एम जी डाउनवर्ड। इस एम जी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो फोर्सेस आएंगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, इस एम जी को हम ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ आएगा, और एक कंपोनेंट, जस्ट होल्ड ऑन, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएंगे यहाँ से। और फोर्स जो है इसको बाहर की तरफ निकाल रही है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा, एक टेंशन आएगी, टेंशन को हमें यूज नहीं करना, बिकॉज टेंशन नहीं पूछी है हमसे। देखो बुक के अंदर इसका मेथड जो दिया हुआ है वहां उन्होंने लैमीज थ्योरम लगा रखी है, मैं लैमीज थ्योरम नहीं कराने वाला, मैं लैमीज थ्योरम नहीं करवाऊंगा, मैं इसको सिंपल वे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी फोर्स जो है बाहर की तरफ आ रही है, ये रिपेल करेगी तो फोर्स ऐसे आएगी, फोर्स बट इसकी डायरेक्शन में नहीं आएगी ना, बिकॉज फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। और ये जो है एम जी जब यहाँ पहुंचेगा फोर्स ऐसे आएगी, एंड दिस टू आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टिंग, या
सो इसमें बेटर रहेगा, आप इसको ब्रेक किया हमने, एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे टेंशन लग रही है टी, तो हम इस टी टेंशन को भी ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, और फोर्स हमारे पास जो है ये बाहर की तरफ आ रही है एफ। तो एफ इज इक्वल टू, बैलेंस करते हैं, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, पहली इक्वेशन ये आ गई हॉरिजॉन्टल की। दूसरा हो जाएगा हमारे पास एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमें टेंशन नहीं गिवन, तो हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो एफ बाय एम जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। एफ बाय एम जी, ये हो जाएगा हमारे पास ये टेन थीटा। या अब देखिए, अगर आप अपनी बुक में से भी देखेंगे तो बुक में भी यही आंसर निकल रहा है, लेकिन उन्होंने किसी और वे में निकाला है, मैंने उस वे में नहीं निकाला है। वैल्यू पुट करूंगा और इसको सॉल्व करता हुआ आगे चलूंगा। तो यहां से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, और एफ का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो आई गेस सेम दिए हुए थे, तो क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय देयर डिस्टेंस, है ना। अब हमें डिस्टेंस भी निकालना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायग्राम एक बार दोबारा से बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ बन चुका है। तो डायग्राम एक बार दोबारा से बनाऊंगा मैं। डिस्टेंस स्क्वेयर है आर स्क्वेयर, ये निकालना पड़ेगा हमें, इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। ऊपर फॉर्मूला क्यू का ही है ना शायद, क्यू स्क्वेयर ही निकालना था हमें, जस्ट होल्ड ऑन, कहीं है, हाँ, क्यू स्क्वेयर ही निकालना था। तो क्यू स्क्वेयर के लिए बाकी सारी टर्म्स हम वहां पर लेके जाते हैं। क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, एम जी आर स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा। देखिए एक बार कंपेयर करते हैं हम अपने आंसर के साथ, क्या क्या आ रहा है। 4 mg L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, टेन थीटा आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा, एम जी भी आ चुका है, एम और जी आ चुका है। ठीक है, अब बचा क्या है, 4 L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, 4 L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, हमारे पास यहाँ आर है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। आइए दोबारा से एक बार डायग्राम बनाऊंगा, ये है, और इन दोनों का बीच बीच का डिस्टेंस जो है ये आर है। हमने बोला ये जो हमारी लाइन है यहां से एंगल बनता है थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा ये R/2 हो जाएगा, है ना। ये है एल, ध्यान से समझो बेटा, ये है एल। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भाई ये वैल्यू निकाल दो। तो हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, और हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो R/2, और ये एल नीचे आ जाए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू R/2L, तो R की वैल्यू निकाल लो, R इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। लो जी, R की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, और आई होप योर आंसर इज सॉल्व। एम जी 4L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, लो जो चीज रह गई थी वो आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा। थोड़ा सा टिपिकल था न्यूमेरिकल, लेकिन देखो समझ के करना है, और मैंने किस वे में किया उसको समझना। बुक में उन्होंने लेमिस थ्योरम लगा रखी है, वो आपको मुझे नहीं लगता शायद समझ में आए। जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई अपना जो सिंपल फंडा जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे 11 से, उसी को हमने अप्लाई किया है और सॉल्व किया है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ और न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सुपर पोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, और फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स के ही न्यूमेरिकल्स जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, एंड कीप ट्राइंग द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकती। गॉड ब्लेस यू ऑल।